हेलो, नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो देखिए अपन आपके फर्स्ट पेपर में जलवायु विज्ञान की जो 3 यूनिट है उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अपन ने पहली यूनिट के अंतर्गत वायुमंडल का अर्थ, परिभाषाएं, संगठन, संरचना आदि सभी का अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा अपन ने सूर्यताप का जो टॉपिक है वो शुरू कर दिया है और सूर्यताप के टॉपिक में अपन ने सूर्यताप क्या होता है, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन कर लिया था। आज अपने इसी के संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बहुत ही छोटा टॉपिक है और समझने में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो हेडिंग लगाइए आप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, और देखिए क्या होता है ऊष्मा बजट। देखिए, पृथ्वी और वायुमंडल दोनों की अपन बात करें तो इन सभी को अपने जो ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सूर्य के द्वारा ही होती है। सूर्य के द्वारा ही संपूर्ण अपन ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड को है वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये जो तापमान की इसको प्राप्ति होती है उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज अपन उन कारकों का प्रभाव तो अपन ने कल समझ लिया था। आज देखिए ये जो कारकों का प्रभाव होने के बावजूद जो पृथ्वी पर जो एनर्जी पहुंचती है वो किस प्रकार से पहुंचती है, क्या इसका स्वरूप रहता है। तो देखिए अपन सामान्यतः देखते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है जिसको अपन 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ते आए, ये हमेशा लगभग समान बना रहता है। इसके औसत में अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। और पृथ्वी पर जो ऊष्मा की मात्रा है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है और ये लगभग समान ही बनी रहती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो दिन के समय पृथ्वी पर जो 2 से 3 बजे तक का समय होता है, यहाँ इस समय तापमान अधिकतम रहता है। वहीं रात्रि की अगर बात की जाए तो यही रात्रि में 2-3 बजे तापमान है वो अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच जाता है। तो ये जो तापमान का घटना बढ़ना और ये संतुलन है ये बना रहता है। तो ये किस प्रकार से बना रहता है, क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, लिखने और पढ़ने का काम अपन साथ में कर लेते हैं समझने का। तो देखिए, पृथ्वी तथा वायुमंडल को प्राप्त होने वाले ताप तथा उस प्राप्त ताप के ह्रास को ऊष्मा बजट कहते हैं। मतलब पृथ्वी को जो तापमान सूर्य से प्राप्त होता है, ग्रहण करती है, और वापस जो तापमान वापस जिसको ये त्याग देती है, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ग्रहण करना और छोड़ने का, उस संतुलन को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग हमेशा समान ही बना रहता है, क्योंकि सूर्य से जो प्राप्त होने वाला ताप है और पृथ्वी के द्वारा जो छोड़े जाने वाला पार्थिव विकिरण के रूप में जो ताप छोड़ा जाता है, इनकी मात्रा क्या है, बराबर रहती है। मतलब जितना पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है तापमान, उतना का उतना ही ये वापस वायुमंडल में या अंतरिक्ष में लौटा देती है। ये अपने पास में बिल्कुल भी उसकी मात्रा नहीं रखती है, ठीक है। और औसत रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, वो ही बना रहता है। तो देखिए, ये इतनी लाइनें आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में अपन एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें अपन इसको ऊष्मा बजट को समझते हैं। कर लिया नोट, आगे देखते हैं। तो देखिए, अब पृथ्वी के जो ऊष्मा बजट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यदि सूर्य से जो पृथ्वी को तापमान प्राप्त होता है, इसकी अपन टोटल मात्रा को अगर इकाइयों में विभाजित करते हुए अगर पढ़ें
तो अपने लिए आसानी से इसको समझना बेहतर होगा। देखिए, अगर अपन संपूर्ण जो तापमान सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होता है इसको 100 इकाई मान लेते हैं, 100 यूनिट मानकर इसको अपन पढ़ते हैं, तो अपने 100 इकाई या 100% जो भी अपन मानते हैं तो अपन यहाँ इकाई शब्द यूज में लेते हैं। तो देखिए, इस 100 इकाई को अगर अपन देखें तो ये 100 इकाई जो तापमान है ये सूर्य से छोड़ा जाता है और वापस अंतरिक्ष में ये पहुंच जाता है। तो ये बजट किस प्रकार से मेंटेन होता है उसकी देखिए बात करते हैं। सूर्य से जो तापमान छोड़ा जाता है वो देखिए अपन यहाँ समझाने के लिए अपन ने यहाँ धरातल को यहाँ पे बनाया है, ये धरातल है, और यहाँ पर ये जो अपन ने लाइन खींची है ये लाइन दर्शा रही है वायुमंडल की सीमा को, जो अपन ने यहाँ 640 किलोमीटर का यहाँ पे लेवल लगा दिया है कि ये वायुमंडल, इस यहाँ से नीचे वायुमंडल फैला हुआ है, ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है वायुमंडल नहीं, ये अंतरिक्ष का क्षेत्र सारा, ठीक है। तो देखिए, सूर्य से जो तापमान आता है उस सूर्य से आने वाले कुल ताप को अगर अपन देखें तो 100 इकाई तापमान में से जो तापमान धरातल पर आता है वो कितना आता है, 51 यूनिट, ठीक है। 51 यूनिट धरातल पर आता है, और उसके अलावा जो 100 है उसमें से 34 यूनिट तापमान है वो कहाँ रहता है, वायुमंडल में बादलों के द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो है वायुमंडल में। इसके अलावा जो तापमान आता है उसका 14 यूनिट जो तापमान है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही अवशोषित और परावर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो 100 यूनिट में से 35 यूनिट इकाई ऐसी है जो धरातल पर पहुंचती नहीं है, या अपन ये कह सकते हैं कि उसका परावर्तन पहले ही हो जाता है। ये कौन कौन सी है, देखिए अपन ने यहाँ बात कर रहे थे 51, 34 और 14, इसकी अपन बात कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, ये जो तापमान है इसमें से क्या होता है, तो ये देखिए 35 इकाई कौन कौन सा है कि जब सूर्य से तापमान नीचे की ओर आता है तो जो 6 यूनिट है उसका तो वायुमंडल के ऊपरी भाग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट परावर्तन कर दिया जाता है, तो ये अंतरिक्ष में वापस पहुंच जाता है, ठीक है। फिर जब ये नीचे आता है, नीचे की ओर अपन आए तो बादलों का जो ऊपरी भाग है, वो बादलों का ऊपरी भाग है वो लगभग 27 यूनिट का परावर्तन है वो वापस कर देता है, तो ये 27 यूनिट भी वापस कहाँ पहुँच जाता है, अंतरिक्ष में। इसके अलावा जो नीचे की ओर, फिर नीचे की ओर आए अपन तो जो हिमानी के द्वारा बड़े पर्वत है, हिम पर्वत के रूप में जो काफ़ी ऊंचाई लिए हुए हैं, हजारों मीटर की जो हाइट लिए हुए हैं, उन पर्वतों के द्वारा जो स्वच्छ बर्फ़ है वो कुल इस इकाई में से 2 इकाई का परावर्तन कर देती है। तो इस प्रकार से 6 इकाई, 27 इकाई और 2 इकाई कुल मिलाकर जो 35 इकाई तापमान है इसका परावर्तन कर दिया जाता है, जिसका पृथ्वी के गर्म होने में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहता है। ये पूरा का पूरा 35 इकाई ताप है वो ऊपर भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए, ये जो 34 इकाई तापमान पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, इस 34 इकाई में से जो 48 इकाई है उसका तो अवशोषण कर लिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और जो बाकी रहा 17 इकाई ये सीधे रूप में अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अब देखिए कैसे कैसे क्या है, इसको अपन आगे एक बार डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप एक बार ये डायग्राम यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक एक इकाई कहाँ किस प्रकार से कितनी जा रही है वो सारी की सारी भी बताता हूँ मैं। एक बार जैसा ये यहाँ पे बनाया हुआ आप वैसा इसको नोट कर लीजिए।
कर लिया नोट? तो देखिए अभी इसमें एक बार देख लीजिए, फिर अपन इसको लिख लेते हैं कि जो तापमान आ रहा है उसका किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ अवशोषण किस प्रकार से हो रहा है। कि देखिए 51 इकाई जो है वो तो कहाँ आ रही है, सीधे धरातल पे पहुँच रही है। ठीक है, 51 इकाई धरातल पे पहुँच रही है। उसके बाद में जो 34 इकाई है वो बादलों के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये कितना हुआ, 85। और इसके अलावा 14 इकाई है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में अवशोषित हो जाती है। तो ये कितना हुआ, 99। और 1% है वो यहीं पर विकिरित, ये इसी के अंतर्गत हो जाता है। तो ये लगभग पूरा 100 इकाई है ये जो बन रही है, ये तापमान आ रहा है। अपन वापस जाने वाले की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये अपन ने देखा है कि कहाँ कहाँ प्लस में हो रहा है। देखिए 51 तो धरातल पे आ रही है, 34 इकाई है वो बादलों में रह जाती है, और 14 इकाई वायुमंडल के ऊपरी भाग में अवशोषित हो जाती है। तो ये 100 यूनिट आ तो रही है, ये तो अपने पास डेटा हो गया। अब ये वापस कैसे जाती है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो बात देखिए इस प्रकार है कि जो कुल तापमान ये अपने पास 100 आया था, इस 100 में से आप देखते जाइए कि 6 इकाई तो वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा परावर्तित हो जाती है, 27 इकाई बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 2 इकाई हिम के द्वारा परावर्तित हो जाती है। तो 35 इकाई का परावर्तन यहाँ इस प्रकार से हो जाता है। फिर उसके बाद में जो अपने पास ये 85, ये जो बचती है इकाइयाँ, इसका किस प्रकार से विकिरण होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ये विकिरण इस प्रकार, सॉरी 85 ये नहीं है, यहाँ 35 का हो गया ना। तो 100 में से 35 गए, कितने बचे अपने पास, 65 का ही रहा बाकी। तो देखिए 65 में क्या होता है कि जो 51 इकाई धरातल पर पहुंचती है, और उसके बाद में इसमें से 51 इकाई में से 48 इकाइयों का तो अवशोषण हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है वो भी अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और जो 17 इकाई रहती है वो 17 इकाई बिना किसी भी प्रकार के धरातल के गर्म होने में अपना योगदान दिए सीधे ऊपर की ओर वापस परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से 65 इकाइयाँ हैं, ये इसका समीकरण इस प्रकार बनता है। अब देखिए कैसे क्या बनता है, अपन इसको लिखते चलते हैं और साथ साथ में समझते चलते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस इस डायग्राम को देख लेंगे। तो आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बस साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाइए, बहुत आसान है। लिखिए, यदि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने वाली कुल ऊष्मा को सौ इकाई मान लिया जाए तो इसका बजट इस प्रकार रहता है। इसमें लिखी पहली लाइन, 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अब कैसे कैसे होती है वो लिख लीजिए साथ में। जिसमें से 6 इकाइयाँ, इस 35 में से ही है ये, इसमें से 6 इकाइयाँ वायुमंडल की ऊपरी परत से परावर्तित हो जाती है। मतलब 6 इकाई तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके पश्चात 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर द्वारा, मतलब बादल का जो ऊपरी हिस्सा है के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है।
मतलब 6 तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही परावर्तित हो चुकी थी, और जो 27 इकाइयाँ हैं ये बादलों से टकरा करके वापस परावर्तित हो जाती है। बादलों में से कुछ इकाई है वो नीचे भी आती है, लेकिन 27 इकाई तो क्या है, इनको पार ही नहीं कर पाती, वापस परावर्तित होकर ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो 27 और 6 कितनी हो गई, 33। आगे लिखिए, तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिम आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो 6 + 27 + 2, तो ये 35 इकाइयाँ इस प्रकार की है जो प्रत्यक्ष रूप से वापस परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है। इसका उष्मा बजट में किसी भी प्रकार का कोई विशेष योगदान अपने नहीं रहता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो 35 इकाइयों का परावर्तन होता है, इस परावर्तन को क्या कहा गया है, एल्बिडो कहा गया है। ठीक है, एल्बिडो होता है कि जो प्रकाश तरंगे है, जो सूर्य की विकिरण है, ये धरातल तक पहुँचे बिना ही जो परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जो परावर्तन हो जाता है, इसको एल्बिडो कहा जाता है। तो ये लाइन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सौर विकिरण का यह परावर्तित भाग, जो 35 इकाई होता है, सौर विकिरण का यह परावर्तित भाग पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो देखिए, 35 इकाई की अपन ने बात कर ली, तो 100 में से 35 इकाइयाँ अगर अपन लेस करें तो अपने पास फिर कितनी इकाई बचती है, 65 इकाइयाँ। अब 65 इकाई देखिए इनका क्या होता है, तो लिखिए आगे, शेष 65 इकाइयों का वायुमंडल में प्रवेश होता है। शेष 65 इकाइयों का वायुमंडल में प्रवेश होता है। अब देखिए, वहाँ तो परावर्तन हो रहा था बादलों के द्वारा या अंतरिक्ष के द्वारा 6 इकाई 27 इकाई, यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ बात अवशोषण की होगी। देखिए, तो 65 इकाइयों का वायुमंडल में प्रवेश होता है, जिसमें से 14 इकाई का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब जो 14 इकाई है 65 में से, वो बादलों और जो धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल और जो बादल है, ये इसको अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्हीं से टकरा के आधी तो चली जाती है, लेकिन कुछ मात्रा रहती है वो उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। तो 14 इकाइयों का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो 65 में से 14 इकाइयों को अगर अपन लेस करें तो अपने पास फिर कितनी इकाइयाँ बची, 51। तो इनका क्या होता है वो देखिए, तो आगे लिखिए, और शेष 51 इकाइयाँ धरातल द्वारा अवशोषित होती है। मतलब 51 इकाई जो ताप है वो धरातल पर पहुँचता है। ठीक है, अब ये धरातल पर पहुँच जाता है तो इसका क्या होता है, इसमें से 51 में से 17 तो क्या होता है, धरातल पर पहुँचते ही धरातल से टकराकर वापस कहाँ पहुँच जाता है, सीधा का सीधा अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। तो लास्ट कितनी बची, 34 इकाई। तो ये लिख लीजिए, इनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती है और शेष 34 इकाई पार्थिव विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो 34 इकाई धरातल पर आई है, ये 34 इकाइयाँ किस प्रकार से नष्ट होकर वापस ऊपर जाती है। तो 34 इकाइयों में से कुछ भाग तो इसका पार्थिव विकिरण के रूप में धरातल को गर्म करके फिर वापस विकिरित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा संवहनीय क्रियाएं होती है, धरातल गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर की ओर जो हवाएं उठती है वो ऊष्मा को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। इसके अलावा वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उसमें भी ऊष्मा ऊपर की ओर जाती है। और जो वाष्पीकरण में संघनन की क्रिया होती है, जब जल की आर्द्रता की जो बूंदें जल में परिवर्तित होती है तब वो जो गुप्त ऊष्मा का त्याग करती है। तो इस प्रकार से ये 34 इकाइयाँ वो इन सारी की सारी क्रियाओं में
धरातल से वापस कहाँ पहुंच जाती है, वायुमंडल में। तो 34 वापस पहुंच गई, तो धरातल पर क्या बची, 0। मतलब जितनी आई थी 51 वो पूरी का अपन ने हिसाब ही यहाँ पे दे दिया है। तो टोटल मिला के जितनी भी इकाइयाँ आई थी 100 इकाइयाँ थी, 100 में से 35 तो धरातल तक पहुँची ही नहीं, 65 पहुँची। 65 जो पहुँची वायुमंडल में, जो 65 पहुँची उनमें से 14 का अवशोषण बादलों और धूलकणों ने कर लिया, और जो 34 नीचे धरातल 51 जो धरातल पे आई उसमें से 17 सीधे परावर्तित होकर चली गई। पीछे जो 34 इकाई बची वो वाष्पीकरण, संवहन, संघनन इन क्रियाओं में नष्ट हो गई या वापस ऊपर की ओर इनके द्वारा चली गई। ठीक है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक लाइन है, लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। जब आर्द्रता बूंदों में परिवर्तित होती है या संघनित होती है तो उसमें कुछ गुप्त ऊष्मा है, कुछ ऊष्मा वो निकलती है जिससे क्या कहा जाता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जहाँ तक मुझे ध्यान में है आपके समझ में आ गई होगी बात। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आई है तो देखिए मैं यहाँ ये चीज़ वापस बता देता हूँ। टोटल 100 इकाइयाँ थी। अब इन 100 इकाइयों में से देखिए 34 इकाई और 14 इकाई, टोटल कितनी, 48 इकाई। कौन कौन सी, देखिए ये 34 और 14 इकाइयाँ हैं जो वायुमंडल को गर्म होने में किसी प्रकार का योगदान नहीं देती है, डायरेक्ट इनका विकिरण परावर्तन हो जाता है। तो देखिए वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से गर्म करती है, सॉरी अपन इन 48 इकाइयों की बात कर रहे हैं जो इसको गर्म करती है, ये 52 इकाइयाँ हैं जो गर्म नहीं करती है। तो देखिए ये कौन कौन सी है, वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से गर्म करती है। एक तो 34 इकाई कौन सी थी, जो धरातल पर पहुंच रही थी, 17 इकाइयों तक धरातल पे आते ही परिवर्तित हो रही थी, लेकिन 34 इकाई रुक रही थी जो संवहनीय क्रियाओं में काम आ रही थी, ये वो 34 इकाई है। इसके अलावा जो 14 इकाई है वो कौन भाई, इसके अलावा जो 14 इकाई है वो कौन सी है, ये 14 इकाई वो है जो बादलों और धूल के कणों के द्वारा अवशोषित की जा रही थी। ठीक है, तो ये कितनी हुई, 48 इकाइयाँ। तो वायुमंडल में प्रत्यक्ष रूप से यही गर्म करती है। 14 इकाई तो डायरेक्ट ऊपर वायुमंडल में रुक जाती है बादलों में, और बाकी की जो 34 इकाई वो धरातल से वापस विकिरित होती है। तो और पृथ्वी द्वारा इन 48 इकाइयों का उपयोग करने के बाद में इसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो 34 इकाई तो गर्म करने के लिए यूज में आ रही है। बाकी बची 52 इकाइयाँ कौन कौन सी, 35 इकाई तो वो जो सीधे ऊपर ही परावर्तित हो गई थी, 6, 27 और कितनी थी, 6, 27 और 2। ठीक है, अब उसके बाद में जो 17 थी वो धरातल पर 51 इकाइयाँ जो आ रही थी उसमें से 17 का सीधे परावर्तन हो रहा था, ये वाली 17। तो टोटल कितनी हो गई, 52 इकाइयाँ। तो ये जो 52 इकाइयाँ इसको वायुमंडल को गर्म करने में इनका कोई योगदान नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी का जो पूरा का पूरा ऊष्मा बजट है ये समाप्त हुआ। उम्मीद है सबके समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आया हो तो वापस बता देना रिस्पॉन्स में, तो मैं समझ में जिनके नहीं आया उनके लिए वापस इसको और ईजी करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रखें।